प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। रूस की यात्रा खत्म कर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम हुआ। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे। यहां प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने वंदे मातरम के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ अपनी मुलाकात की फोटो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। वहीं चांसलर कार्ल नेहमर की पोस्ट को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, चार्ल्स कार्ल नेहमर, वियना में आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये और भी मजबूत होगी। आज ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी कई बैठकों में शामिल होंगे। ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री मोदी आज ही संबोधित करेंगे। आज ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोपहर 2:50 पर प्रेस स्टेटमेंट जारी होगी। दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रिया और भारत के बीच व्यापारिक बैठक होगी। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और दूसरे प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। रात 10:25 पर पीएम भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। रात 11:30 बजे पीएम मोदी भारत के लिए रवाना होंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर है। 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे चांस की बात है, हर बार चांस मिलता नहीं है, चांस मिल गया तो। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लेकर यूक्रेन युद्ध तक हर मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब मॉस्को में शिखर वार्ता के लिए मिले तो पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि दो दिग्गजों के बीच बातचीत से क्या निकलेगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और रिसर्च जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा है। यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका ने कहा कि उम्मीद है रूस संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। वहीं पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने निराशा जाहिर की। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात को यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए बड़ा झटका बताया। लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और इस दौरान पश्चिम बंगाल में हंगामा भी हो गया। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। आज बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में वोटिंग हो रही है। बिहार की रुपौली सीट पर आरजेडी और जेडीयू की सीधी टक्कर है। रुपौली में आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर सूबे के पूर्व सीएम कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए कमलेश शाह और कांग्रेस के धीरन शाह इनवाती के बीच टक्कर है। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला है। यहाँ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर मैदान में है। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई है। यहाँ बीजेपी ने आप छोड़कर आए शीतल अंगुराल को उम्मीदवार बनाया है। और उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।
के लाल द्रमन साजन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादी विरोधी अभियान में जुटे सुरक्षा बलों ने गोलगड़ी के पास आतंकियों के एक ग्रुप को घेर लिया। आतंकियों ने सेना के जवानों पर फायरिंग की। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों के सफाई के लिए डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ सुरक्षा बलों के और जवानों को भेजा गया है। दूसरी ओर कठवा में भी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। घने जंगल में आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कठवा में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अटैक किया था। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। कठवा आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए कठवा पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टेरर अटैक को लेकर केंद्र सरकार एक्टिव है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान जो है अगस्त के महीने में भारत में कोई बड़ी आतंकी साजिश करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हो रहे टेरर अटैक के बीच पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान 14-15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। भारत में 3 बड़ी जगहों पर आतंकी अटैक की साजिश की जा रही है। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए 4 से 6 आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराई गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके की रावलकोट जेल ब्रेक कर 20 आतंकियों को फरार करवाया है। रावलकोट जेल ब्रेक में गाजी शहजाद अहमद भी फरार हुआ है। गाजी शहजाद भारत की जेल में भी बंद रहा है। गाजी शहजाद के भी भारत में घुसने की आशंका है। ये सभी आतंकी पुंछ के जंगल के रास्ते भारत में घुसे हैं। आतंकियों के लिए पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार भी गिराए गए हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों की मदद के लिए ड्रोन से भारतीय आर्मी की रेकी भी करा रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की। बैठक में सीडीएस, सेना प्रमुख और रक्षा सचिव भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। एक डबल डेकर बस ने दूध के कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस ने सुबह 5:15 बजे के करीब पीछे से टैंकर को टक्कर मार दी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ कोतवाली के पास हुआ। बस में 59 यात्री सवार थे। हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई। हादसे में घायल 19 यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह जो 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ एक दुग्ध कंटेनर से और 19 लोग इंजर्ड हैं। पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों का इलाज अच्छे अस्पताल में कराया जा रहा है। सभी को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहाँ घायलों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई गाड़ी वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ी थी। देखिए, हाथरस हादसे को लेकर यूपी सरकार की जो एसआईटी रिपोर्ट आई है उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से सवाल खड़े किए गए। मायावती ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से राजनीतिक करार दिया है। हाथरस हादसे पर एसआईटी की रिपोर्ट को यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने सियासी करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में मायावती ने कहा कि रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं, राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। एसआईटी रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का जिक्र नहीं है। मायावती ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी चीफ ने कहा है कि घटना में भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी लोगों में चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि भोले बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास चर्चा का विषय है। इसी बीच हाथरस हादसे में अपने को गंवाने वाले भी रिपोर्ट में भोले बाबा का नाम नहीं होने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बाबा फिर आज तक सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी गलती नहीं है तो क्यों नहीं देखा उन्होंने लौट के? व्यक्ति चला गया, अब क्या करें बताओ? माँ चलेगी, माँ तो नहीं वापस आ रही हमारी। अब किसको जिम्मेदार ठहराएं? आप किसको जिम्मेदार ठहराएं? हम तो प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बाबा को भी। देखिए, सीबीआई के दुरुपयोग से जुड़ी पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया है। इस मामले में अब 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि राज्य के तहत आने वाले मामलों में केंद्र सरकार एक तरफा तरीके से सीबीआई को भेज रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे केंद्र का हस्तक्षेप बताया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अर्जी में कहा है कि उसने सीबीआई को केस दर्ज करने के लिए दी गई सहमति 16 नवंबर 2018 को वापस ले ली थी। पश्चिम बंगाल सरकार का तर्क है कि सीबीआई को पश्चिम बंगाल के मामलों में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। फिर भी सीबीआई लगातार अलग अलग मामलों में केस दर्ज कर जांच और गिरफ्तारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है और याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। और देखिए, आरएसएस का मुखपत्र कहा जाने वाला ऑर्गेनाइजर, इसमें जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर चर्चा की बात कही गई है, जिसके बाद इसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस छिड़ गई। ऑर्गेनाइजर में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर जोर देते हुए कहा गया है कि हिंदुओं की तुलना में बढ़ती मुस्लिम आबादी चिंता का विषय है। लेख में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण और पश्चिम में घटती जनसंख्या पर भी चिंता जताई गई है। आर्टिकल में धार्मिक आधार पर आबादी के असंतुलन पर भी चिंता जताई गई है। बॉर्डर एरिया में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई गई है। साथ ही सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई गई है। जब जनसंख्या नियंत्रण की आती है तो वो अपने वोट बैंक को देखना करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में लग जाते हैं कि मुस्लिम कहते हैं हम तो जनसंख्या अल्लाह मियां की देन है, लेकिन अल्लाह मियां की देन है, लेकिन देश के तो पर्याप्त संसाधन है ना जी। ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में बॉर्डर एरिया में अवैध घुसपैठियों के कारण बदलते आबादी संतुलन को भी मुद्दा बनाया गया है। बदलते आबादी संतुलन को लेकर सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। मेरी यही गुजारिश है कि ये आबादी बढ़ने का जो मामला है या आबादी बढ़ने की जो शरह है, इसको कहीं ना कहीं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश न की जाए। मुंबई में वर्ली हिट एंड रन केस का आरोपी मिहिर शाह, जिसे कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, आज अब से कुछ ही देर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वर्ली हिट एंड रन केस में शिवसेना लीडर राजेश साह के बेटे मिहिर शाह को मुंबई पुलिस ने ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। मिहिर को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी। पुलिस की पूछताछ में मिहिर ने कबूल किया है कि हादसे के वक्त गाड़ी वही चला रहा था। पहचान छिपाने के लिए मिहिर ने शेविंग की। अब तक हुई जांच में पुलिस को जो टाइम सीक्वेंस मिला है, उसी के आधार पर पुलिस ने मिहिर से पूछताछ की है। पूछताछ में मिहिर ने सभी टाइमलाइन को कंफर्म किया है। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। कि जो बाप है, शिंदे गुट का जो बोलता है कोई नेता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के पास अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। आरोपी को बचाने की पूरेपूर कोशिश की है। ये मैं तो ये कहूंगा कि इसकी एसआईटी मार्फत जांच होनी चाहिए। इसी बीच बीएमसी ने उस पब पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है जिस पब में मिहिर शाह ने शराब पी थी। बीएमसी पब के खिलाफ अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई करेगा। और देखिए, यूट्यूबर एल्विश यादव, जिसे ईडी ने समन भेजा है और समन भेजकर 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की परेशानी बढ़ने वाली है। ईडी ने एल्विश यादव को नोटिस जारी किया है। एल्विश को 23 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। एल्विश को नोटिस ईडी की लखनऊ यूनिट ने जारी किया है। 8 जुलाई को एल्विश यादव ने विदेश यात्रा का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी। एल्विश यादव के करीबी और हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से 8 जुलाई को ईडी के लखनऊ ऑफिस में करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई। फाजिलपुरिया से एक फेमस गाने में सांप के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ की गई। एल्विश के साथ ही ईश्वर यादव और विनय यादव से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी और पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप है। इस मामले में 6 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एल्विश समेत 7 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1200 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। और देश भर में मॉनसून जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। खासतौर से असम के कई जिले इस मॉनसून में बुरी तरीके से प्रभावित हैं। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचाया है। बाढ़ के कारण सूबे में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। असम में ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं।
करीब 6 लाख लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचाई है। यहाँ बाढ़ का जो कहर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घरों में लोग इस पानी की कैद होकर के रह गए हैं। लोगों की जो आम जिंदगी है वो किस तरह से बदली है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद गुजरात के कई हिस्से भी बाढ़ की चपेट में हैं। अमेरेली के ग्रामीण इलाके में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और यहाँ लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। भाटिया द्वारका हाईवे भी भारी बारिश की वजह से प्रभावित है। देखिए, खराब मौसम, भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। उधम सिंह नगर, चंपावत खासतौर से प्रभावित है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण उधम सिंह नगर में हालात बेहद खराब हैं। खटीमा में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। रास्तों पर पानी भरा हुआ है और लोग घरों में कैद हैं। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खटीमा के ज़्यादातर इस इलाके पिछली बारिश के बाद से इस तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आप जहां भी देखें तो पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग अपने घरों में फंस गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घरों से बाहर निकालने का जो जरिया लोगों ने निकाला है वो ये नाव है। इसी तरीके से 2-3 नाव तैयार की गई हैं जो कि लोगों को घरों से बाज़ार तक या फिर दूसरी जगहों तक जहां उन्हें जाना है वहां तक ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल पाए हैं। चंपावत जिले के कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से उत्तर प्रदेश में भी कई जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिले और यहां तक कि पीलीभीत, रामपुर तक नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से रामपुर के पीलाखार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पीलाखार नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। नदी का पानी 20 से 25 गांवों में घुस गया है। पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। उफनती शारदा और देवहा नदी का पानी दर्जनों गाँव में घुसा हुआ है। पीलीभीत में डीएम आवास से पूरी ऑफिसर्स कॉलोनी जलमग्न हो गई है। भारी बारिश की वजह से बरेली पीलीभीत रेलवे ट्रैक पर जहानाबाद में रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई। इससे रेल ट्रैफिक पर असर पड़ा। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद शिकारपुर सीओ ऑफिस के सामने पूरी सड़क पर पानी भर गया। यहाँ एक स्कूली बस पानी में फंस गई। बलिया में सरयू नदी ने अपना रौद्र अवतार दिखाना शुरू कर दिया है। बैरिया गोपाल नगर टांडी गाँव में सरयू के कटाव में 6 घर बह गए। अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। यहाँ कई इलाकों में राप्ती का पानी घुस गया। बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल ने नदियों में पानी छोड़ दिया है जिस वजह से बिहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नेपाल ने वाल्मीकि नगर बैराज से लाखों क्यूसेक पानी गंडक में छोड़ा है। इससे पूर्वी चंपारण के केसरिया ब्लॉक में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। केसरिया ब्लॉक के कई गाँव में पानी भर गया है। ये पानी कब आएगा? काल से पानी से हम डूब रहल बानी। हम कहाँ जाए सने छोटे बच्चा के लेके कोई अधिकारी हमने के नहीं के पूछो तो लोग। मोतिहारी के सुगौली में सिकरहना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में बसे दर्जनों घरों में नदी का पानी घुस गया है। कई बाढ़ प्रभावित नेशनल हाईवे पर तंबू बनाकर रह रहे हैं। बाढ़ का पानी आपके घर में कब आया? 7 तारीख के। तो इसी में खाना बना? हाँ, चूल्ही में पानी घुस गल छे। तेलक पर टीना चूल्ही पर बना के खाना बनावे छे। नेपाल में कोसी बैराज के सारे गेट खोलने के कारण सुपौल के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की तैयारियों से पहले ही कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।